डॉक्टर शरद, अक्सर जब लोग थोड़े उम्र दराज हो जाते हैं, बच्चे सेटल होने लग जाते हैं आपके, तब मन में ये ख्याल ज्यादातर लोगों के आता है कि भाई अब तो वसीयत अपनी कर देनी चाहिए, पता नहीं कब बुलावा आ जाए और हमारे पीछे कोई दिक्कत नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में कई बार लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि वसीयत कर देनी चाहिए। पर कई बार लेजीपन भी आता है लोगों के मन में कि अच्छा कर देंगे, और ये चीज एक ऐसी है जो मुझे लगता है कि अक्सर ही पोस्टपोन होती रहती है। तो आज आपसे इसके बारे में जानेंगे कि विल क्या होती है, यानी कि वसीयत क्या होती है, कब करनी चाहिए, इसके फायदे नुकसान, ये सब आज आपसे जरूर जानते हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, मौत एक ऐसी सच्चाई है जो कि अटल है, होना ही होना है एक दिन। और सच बात तो ये है कि लोग जब हम किसी से मरने की बात करते हैं और विल बनाने की बात करते हैं तो अक्सर लोग बात ही पलट दिया करते हैं। उनको किसी को भी अच्छा नहीं लगता, अपने मरने की सही बात बात। कौन सुनना चाहता है। तो विल बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं हूँ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मेरा नाम है डॉक्टर CA शरद कोहली। आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी। तो डॉक्टर शरद, ये जो एक वसीयत करने की परंपरा है, और बल्कि परंपरा क्या बोले कि एक जरूरत भी है जिंदगी की, क्योंकि हम क्या देखते हैं कई बार जब वसीयत नहीं हुई होती है तो परिवारों में बेवजह तलवारें खिंच जाती है, रंजिश हो जाती है, आपस में रिश्ते खराब हो जाते हैं। और दूसरा, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं मुझे लगता है जो वसीयत करने वाले को ही पता होती है कि मेरा पैसा कहाँ है, मेरी जमीन कहाँ है। कई बार बच्चों को इन चीजों के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो इसके बारे में आज अच्छे से डिकोड करिए हमारे दर्शकों के लिए कि विल क्या होती है और कब करनी चाहिए। देखिए, विल, एक तो आपने कहा कि बाद में तलवारें खिंच जाती हैं और आपस में जो सक्सेसर्स होते हैं उन लोगों में आपस में बंटवारे को लेके हो जाती है। पर इसके अलावा दूसरा ये मान लीजिए, इतने लोग नहीं भी हैं जो बाद में लड़ाई झगड़ा करें उस अपने अपने हिस्से के लिए, तो भी जो एसेशन ऑफ एसेट्स होता है, मतलब जब एसेट्स आपके नाम होते हैं, अगर विल नहीं होगी तो जो भी सर्वाइवर्स होंगे, जो भी आगे उसके लोग होंगे बचे हुए परिवार के, उनके नाम प्रॉपर्टी या एसेट्स आने में भी दिक्कत होगी। तो विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लिखना होता है। आपको ऐसे टाइम लिखना होता है जब आपके पास कुछ ऐसा इकट्ठा हो गया हो जो कि आप चाहते हैं कि आपके बाद आपके परिजनों को मिल जाए। बिल्कुल। और आप ये भी चाहते हैं कई बार कि कितना कितना किसको मिले, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं। और विल हम जानते हैं कि दो तरीके की होती है। एक तो सीधा आप एक कागज पे लिख सकते हैं कि मेरे पास ये चीजें हैं और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के इन इन लोगों को इतनी इतनी चीजें मिल जाएं। ये आपने सीधा लिख के छोड़ दिया। पर होता क्या है कि ये ऐसी विल्स आपने, क्योंकि आपने अब तलवारें खींचने वाली बात ऐसे कर दी है कि मुझे वो बार बार खटक रही है। क्योंकि बार बार मान लीजिए परिजनों में बाद में झगड़ा हो जाता है तो उस विल को चैलेंज कर दिया जाता है कि साहब ये तो बिल्कुल। पापा के, मम्मी के, दादा के, दादी के, नाना के, नानी के, जो भी आपके उनके साइन ही नहीं है। तो विल चैलेंज हो जाती है कि साहब अब वो बताने के लिए तो है नहीं दुनिया में, तो कौन इसको प्रूव करे। तो नॉर्मली विल को, जो दूसरी किस्म की होती है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं और जो भी विल बनाने वाले होते हैं उसको उसको टेस्टेटर बोला जाता है, वो वहां जाके विल कर देते हैं। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि जो व्यक्ति विल बिना बनाए इस दुनिया से चला जाता है तो उस सिचुएशन को हम इंटेस्टेट कहते हैं, दैट द पर्सन हैज डाइड इंटेस्टेट, मतलब वो बिना विल बनाए चले गए। तो मैंने रजिस्ट्रेशन की बात करी कि आप विल को रजिस्टर अगर आप बना रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी विल को बाद में चैलेंज किया जा सकता है, मतलब कोई उस पर सवाल उठा सकता है कि उनके साइन नहीं है या उनकी मर्जी नहीं है, तो ऐसे में विल का रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है। और आपको थोड़ा सा इसमें एफर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है जैसा मैंने शुरू में कहा डॉक्टर स्वाति, के होता क्या है कि विल एक ऐसी चीज है, हम जब किसी को सलाह देते हैं कि विल बनाए तो उनको लगता है भाई ये तो हमारे मरने बनाने की बात करने लगे हाँ, हैं सही बात है। कि भाई विल बनाने का मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि हम अब चले जाएंगे। हालांकि जाना सबने है, पर मरने की बात, जैसा मैंने कहा, करना कोई नहीं चाहता। पर ये ऐसी कड़वी सच्चाई है जो कि आपको थोड़ा सा विवेक ला के दिमाग में कि वाकई में ये कर देना चाहिए, वरना वाकई में आपके पीछे जिनसे आप प्यार करते हैं, जो लोग आपके पीछे रह जाएंगे, जो आपके उत्तराधिकारी हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। अगर मैं कभी मौका लगा जिक्र करूं तो दर्जनों के हिसाब से केसेस होंगे जहां पर उन लोगों को, अंग्रेजी में कहावत होती है पिलर टू पोस्ट, उनको दौड़ भाग करनी पड़ रही है आपके खून पसीने की मेहनत को सिर्फ अपने नाम करने के लिए या उसका लाभ उठाने के लिए।
तो डॉक्टर शरद, जैसे इसमें कुछ विटनेसेस की जरूरत होती है, या ये विल करने के बाद आप इसको कहाँ रखें, ये सब सवाल भी लोगों के मन में आता होगा। क्या किसी लॉयर के पास इस विल को रखानी चाहिए, या कैसे व्यक्ति के पास इसको रखे, या अपने बैंक लॉकर में विल को रख दे, क्या करे इसका? देखिए, विल जब आप बनाते हैं तो उसमें तीन लोग होते हैं। एक तो जो विल बनाने वाला है, दूसरा होता है बेनिफिशियरीज, मतलब जिन लोगों के नाम आप चाहते हैं कि एसेट्स जाए, और तीसरा होता है एग्जीक्यूटर। तो जो एग्जीक्यूटर होता है वो नॉर्मली जो जो लोग के पास काफी जमीन जायदाद है और जिनको लगता है कि वाकई बड़े तरीके से होनी चाहिए, आपने देखा होगा कुछ फिल्मों में वो खोल के पढ़ी जाती है उनके जाने के बाद, तो वो लोग जनरली किसी लॉ फर्म को या किसी फाइनेंस प्रोफेशनल को विल देके जाते हैं, अपनी उसकी कॉपी उसके पास रख जाते हैं। आपने लॉकर में रखने की बात करी, तो लॉकर में अगर आपने विल रख दी और मान लीजिए जो साहब या साहिबा अगर चले गए और लॉकर की चाबी ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉर्मली अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप किसी प्रोफेशनल को, और प्रोफेशनल भी ऐसा हो जहां परपेचुटी हो। बिकॉज एक ऐसा किस्सा हुआ कि उन्होंने किसी वकील साहब के पास बिल रखवा दी और उनसे पहले तो वकील साहब ही चले गए और उनको पता नहीं लगा, तो वो तो बिल पढ़ने वाला ही, उसके बाद वो चले गए, तो वो तो न बिल किसी काम की नहीं रही। तो एक नॉर्मली क्या होता है, एक परपेचुटी जहां हो, जहां पर एक फर्म हो, मतलब एक चला भी गया उनका पार्टनर तो दूसरा है, दूसरा नहीं तो तीसरा है। और विटनेस आपने बात करी, बिल्कुल विटनेस होने चाहिए, क्योंकि आप जब विल बना रहे हैं तो किन्हीं दो लोगों का जो आपके जानकार हो, और प्रेफरेबली ऐसे लोग हों जो आपके बेनिफिशियरीज को भी जानते हो, तो वो फिर आपको बाद में सहायक हो जाता है। तो बिल्कुल, पर वो बेनिफिशियरीज में नहीं होने चाहिए, बेनिफिशियरीज में नहीं होने चाहिए, अमूमन ऐसा ही होता है। हालांकि कुछ लोग डाल भी देते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक ये बात पकड़ी। जी बिल्कुल। तो अब डॉक्टर शरद, ये भी बताइए कि क्या विल का कोई और विकल्प भी है, यानी कि अगर हमारे पास जमीन जायदाद है तो क्या हम कुछ और चीज भी कर सकते हैं इसके अलावा? देखिए, जिन लोगों के पास थोड़ी सी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, अब आप कोई हमसे ये पूछ सकता है भाई ज्यादा किसको कहते हैं, हमारे लिए तो 50 लाख ज्यादा है, 1 करोड़ ज्यादा है, पर नॉर्मली देखा गया है कि जो लोग थोड़ा सा जब रिच कैटेगरी में चले जाते हैं, जिनके एसेट्स ज्यादा होते हैं, तो वहां पर सलाह दी जाती है कि आप एक ट्रस्ट बनाइए, आप विल मत बनाइए। अब दोनों में फर्क क्या है समझना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाती है। आप क्या करते हैं, अपने एसेट्स को, सबके सब एसेट्स को आप ट्रस्ट के नाम कर देते हैं। ट्रस्ट में एक ट्रस्टीज होते हैं जो उस ट्रस्ट को संभालते हैं। आपको सेटलर कहा जाता है। आपसे मेरा मतलब है जो व्यक्ति अपने एसेट्स को आगे प्लान करना चाहता है, हैंड ओवर करना चाहता है, उसको बोलते हैं सेटलर। और जो लोग उसको होल्ड करते हैं उनको बोलते हैं ट्रस्टी। और तीसरी जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं बेनिफिशियरीज। ये बेनिफिशियरीज वही हैं जो विल में, जिनके नाम आप अपनी वसीयत करना चाहते हैं। ट्रस्ट में फायदा यह है कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाती है। ट्रस्टीज नॉर्मली देखा जाता है कि प्रोफेशनल्स को किया जाता है, और इसमें टैक्स एडवांटेज भी आता है। जब आप अपने एसेट्स को ट्रस्ट के नाम कर देते हैं तो उस पर जो कमाई हो रही है एसेट्स पे, मान लीजिए आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई मकान है जिसपे किराया आता है, तो उसका वो जो टैक्स है वो भी ट्रस्ट देती है, फिर आपको नहीं देना पड़ता। हालांकि ये बात और है कि अगर प्रोफेशनली मैनेज ट्रस्ट है तो वो टैक्स जो देंगे आपसे उसको रिकवर कर लेंगे, पर एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाती है जो कि आपके ऊपर डिपेंड नहीं होती है। तो बहुत सारे फायदे हैं ट्रस्ट को बनाने के। थोड़ा सा विल के मुकाबले महंगा रहता है, क्योंकि आपको ट्रस्ट बनाने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स को एंगेज करना पड़ता है। ट्रस्टीज को साल की कई दफे फी भी देने पड़ती है। कुछ लोग ट्रस्ट घर में भी बना लेते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट बना लेते हैं कि हमारे घर के अंदर ही ट्रस्ट बन गई, पर नॉर्मली रेकमेंड ये किया जाता है कि आपको ट्रस्ट प्रोफेशनल्स के थ्रू बनानी चाहिए, कि उससे फायदा ये होता है कि वहां फिर जो मैंने परपेचुटी की बात की थी एग्जीक्यूटर में, विल में, कि अगर कल को वो चले गए तो वो प्रॉब्लम भी नहीं सामने देखने को आती है। तो उसमें एक लेटर ऑफ विशेस बनाया जाता है जो ट्रस्ट के साथ लगा दिया जाता है। उस लेटर ऑफ विशेस में आप जो जो करना चाहते हैं अपने एसेट्स के साथ वो लिख दिया जाता है, और ट्रस्टीज बाउंड होते हैं। एक चौथा डायमेंशन भी ट्रस्ट का होता है। मैंने तीन की तो बात करी, मैंने सेटलर की बात करी, मैंने ट्रस्टीज की बात करी, मैंने बेनिफिशियरीज की बात करी। कई दफे क्या होता है कि कुछ जगह इंटरनेशनल ट्रस्ट में देखा जाता है कि कुछ दफा ट्रस्टीज मान लीजिए शरारत पे आ गए, या ट्रस्टीज की बाद में नियत खराब हो गई, बिल्कुल यही पूछने वाली तो थी उसमें फिर एक चौथा डायमेंशन डाला जाता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। तो आप ट्रस्ट में एक प्रोटेक्टर भी, आपका जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, जिसको आप समझ पे सबसे ज्यादा आपको भरोसा है ट्रस्टीज के अलावा, उसका नाम आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा। तो वो प्रोटेक्टर की ड्यूटी ये होती है कि वो ट्रस्टीज के ऊपर नजर रखे। वो करता कुछ नहीं है, सिर्फ वो ट्रस्टीज जो ट्रस्ट में आपने कह रखा है, जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनी है, बाकायदा ट्रस्टीज उसी दायरे में रहें और उससे बाहर जाके कोई काम न करें, आपकी पूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, और जैसे जैसे आपने कहा है इस एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसी प्रोपोर्शन में करें। कुल मिला के प्रोटेक्टर एक तरह से जैसे क्लास में मॉनिटर होता था, उसको कुछ करना नहीं होता, पर अगर कुछ होता है तो उसकी ड्यूटी हो जाती है। तो ये 3-4 डायमेंशन ट्रस्ट के होते हैं,
और मैं ये सलाह दूंगा कि लोगों को विल वहां बनाए जहां छोटी एसेट्स हैं, और ट्रस्ट वहां बनाए जहां थोड़े से आपके एसेट्स जब बड़े और फैले हुए हो जाते हैं। तो अगर कोई ट्रस्ट बना हुआ है और कोई भी बच्चा है जो उत्तराधिकारी है, वो अगर उस जमीन जायदाद को बेचना चाहे, तो ऐसी स्थिति में फिर ट्रस्ट के साथ क्या पेच रहते हैं, या आसान होता है तब प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना? देखिए, वो ट्रस्ट में अधिकार जो सेटलर होता है, वो ये अधिकार उस बच्चे को पहले देगा कि आप जब, नॉर्मली कहा जाता है कि जब आप 18 साल के हो जाएं तो वो इसको बेच सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे 18 साल से कम, आपको शायद जानकारी होगी, एक कानून में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, जी तो 18 साल से कम का व्यक्ति किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग नहीं कर सकता है। जी। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो उसमें पेरेंट्स को गार्डियन बनाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते, 18 साल से कम माइनर होते हैं। तो उसमें ये देखना होता है कि जो सेटलर जब ट्रस्ट बना रहा है तो उस टाइम वो ये बात डाल दे जो आप कह रही हैं कि वो प्रॉपर्टी को जब चाहें तो बेच सकते हैं। अगर ऐसा ट्रस्ट में लिख दिया जाता है, ये सब कुछ ट्रस्ट में लिख दिया जाता है, और कुछ अधिकार ट्रस्टीज को दे दिए जाते हैं। अब देखिए, नाम ही ट्रस्ट है, जी तो इसलिए ट्रस्ट फैक्टर तो सबसे बड़ा है। आप सोचिए, आप अपने सारी की सारी कमाई खून पसीने की किसी के नाम, एक तरह से ट्रस्टीज के नाम तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ट्रस्ट के नाम कर रहे हैं, पर उसको संभाल तो ट्रस्टीज ही रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं, विल बनाए या ट्रस्ट बनाए। डॉक्टर शरद, एक बात और पूछ लूं जी। आपसे इसमें, कि मान लीजिए कि घर में छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी 18 साल की उम्र नहीं है, यानी कि माइनर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वसीयत में उनके लिए क्या प्रोविजंस कर सकते हैं? क्योंकि जब तक वो मेजर नहीं होंगे उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कैसे कर तो सकते हैं? ऐसी स्थिति में देखिए, आप, आपके प्रश्न का जवाब आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है। कैसे छुपा है कि ऐसे में जब अगर माइनर बच्चे हैं तो हम ये सलाह देते हैं, और घर में कोई दूसरा बड़ा नहीं है, तो फिर तो ट्रस्ट ही बनानी चाहिए, क्योंकि वो ट्रस्टीज उन बच्चों का भी ख्याल रखेंगे, उन बच्चों के डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आप खाली वसीयत लिख देंगे बच्चों के नाम, और कल को भगवान ना करे आप चले जाते हैं, जो जिस व्यक्ति ने वो लिखा है, तो वो बच्चे तो अभी 18 के हैं ही नहीं, वो तो बिल्कुल। ना कुछ बेच पाएंगे, ना वो उसको उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और वो इधर उधर भटकेंगे, रिश्तेदारों को फोन करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो जहां पर कोई दूसरा घर में बड़ा नहीं है आपकी वसीयत को एग्जीक्यूट करने के लिए, और छोटे बच्चों के नाम आप कुछ करके जा रहे हैं, तो वहां पर जरूर ही आपको ट्रस्ट बनानी चाहिए। तो मैं वसीयत और ट्रस्ट के बीच में एक ये फर्क आपके सवाल से भी निकल आया। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अगर मान लीजिए कि एक आध कोई बच्चा माइनर है और बाकी जो है हमारे मेजर है, तो ऐसी स्थिति में वसीयत में क्या प्रोविजंस हम कर सकते हैं? वसीयत में आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं कि जो माइनर बच्चा है उसके नाम आप क्या क्या करना चाहते हैं, और जो आपने विल को फिर रजिस्टर करा दिया, और विल को आपने उसमें फिर एग्जीक्यूटर को भी आपने अपॉइंट कर दिया, तो ये उस एग्जीक्यूटर की ड्यूटी होगी कि जो जो चीजें आपने माइनर बच्चे के नाम करी हैं वो बाकायदा उसको मिले, उस पर कोई दूसरा अपना अधिकार ना जमा के बैठ तो जाए। वो तब तक के लिए कस्टोडियन बन जाते हैं क्या उस उन चीजों के? कस्टोडियन तो नहीं बनते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटर की जो आपने ड्यूटीज लिखी हैं, वो एग्जीक्यूटर तो आपके जाने के बाद विल को सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा। जी, अच्छा। फिर आपने कस्टोडियन अगर आपको बनाना है, तो मुझे लग रहा है कि फिर ट्रस्ट में ही जाना चाहिए। तो जी, फिर मैं अच्छा। अपनी बात में थोड़ा सा अगर संशोधन करूं जी। कि अगर ऐसे हालात हैं जो डॉक्टर स्वाति कह रही हैं, तो ऐसे में तो फिर आप ट्रस्ट ही बनाइए, आप विल से भी दूर रहिए। ट्रस्ट सबसे सेफ तरीका, और ज्यादातर लोगों को हमारा आज इसकी मंशा यही थी बताने की, ज्यादातर लोग ट्रस्ट के बारे में जानता नहीं, वसीयत तो फिर भी बिल्कुल। सुना हुआ है, जी। पर ट्रस्ट के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। बिल्कुल, तो चलते-चलते एक छोटा-सा प्रश्न आपसे और पूछ लेती हूँ, कि क्या हम अपने केवल परिजन या उत्तराधिकारी के अलावा किसी और को भी विल में या वसीयत में अपना कोई कोई चीज़ दे सकते हैं? क्या इस तरह के प्रोविजंस भी होते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अभी मेरे सामने एक केस आया जिसमें किसी ने अपनी वेल्थ को पूरी की पूरी अपने परिजनों को ना देके किसी चैरिटेबल संस्था को दे दी। जी। बिल्कुल आप दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप किसको अपने एसेट्स आगे अपने जाने के बाद देना चाहते हैं। और अगर विल नहीं लिखी होगी, तो फिर जिस भी धर्म से आप आते हैं, जैसे हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम है तो उसमें शरिया लगता है, जी। या वक्फ की जो गाइडलाइंस है वो लगती है, उसके अकॉर्डिंग वो, जिसे हिंदू सक्सेशन एक्ट कहते हैं हिंदू, जी। उसके हिसाब से फिर एसेट्स पास ऑन किए जाते हैं। वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, महीनों और सालों भी लग सकते हैं। तो बिल्कुल, देखिए आपको आज बहुत अच्छी जानकारी जो है वसीयत और ट्रस्ट दोनों के बारे में डॉक्टर शरद ने दी। आप हमारे इस शो को सेहत भी पैसा भी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स भी हमको लिख करके भेजिए। हम ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर शरद आप? बिल्कुल बिल्कुल। और शो में जाने से पहले पहले
हम तो यही कहेंगे जो डॉक्टर स्वाति ने कहा, बिल्कुल मैं भी वही कहूंगा कि आप लाइक, बहुत सारे लोग डॉक्टर स्वाति लाइक नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख लेते हैं और उनको फायदा भी होता है, तो जी। इसलिए सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिए। और सबसे बड़ी बात, संसार में जाने से पहले पहले प्लीज आप अपनी वसीयत या ट्रस्ट, जो भी कंटेंट आज आपने देखा है उसके आधार पर जरूर बना के जाइए, इसमें देर नहीं करिए, क्योंकि कुछ पता नहीं वो घड़ी कब आ जाए। आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहे, भगवान सबको लंबी उम्र दे, पर कुछ पता नहीं इस जिंदगी का कब जाके ठहर जाए। बिल्कुल, तो आप देखते रहिए, सेहत भी पैसा भी। चरस जी, तो जनरली लेकिन क्या एज रहती है कि किस एज के आसपास लोगों को अपनी विल कर देनी चाहिए? अगर आप मुझसे पूछें तो जब आप अपना पहला एसेट एक्वायर करते हैं तभी कर उस टाइम देनी कर चाहिए। देनी चाहिए, और जैसे जैसे आप एसेट्स एक्वायर करते जाएं आप विल को रीराइट करते जाएं। हाँ, ये भी एक बहुत पिछली विल इम्पोर्टेंट। ओवरराइड हो जाती है, जब हाँ। आप अगली विल लिखते हैं उसमें एक क्लॉज लिखा जाता है कि पिछली सारी विल ओवरराइड हो गई, अब ये नई विल आ गई। तो आप जैसे जैसे एसेट्स एक्वायर करते जाएं, जो एसेट विल में से मिस हो गया बस वही कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि कई बार लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि एक बार विल कर दी तो वही जिंदगी भर के लिए विल हो गई। ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर शरद ने कहा, आप अपनी विल को बार बार चेंज कर सकते हैं, और जो आपकी लास्ट विल होगी मेरे ख्याल से वही मान्य होगी। बिल्कुल, जो आखिरी विल होगी जिसमें सारे एसेट्स कवर हो जाएंगे। बिल्कुल।